तो यहाँ पे देखिएगा संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। अब ये आपके इतिहास में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? पाली, पाली कहाँ पे सुने हैं और प्राकृत कहाँ पे सुने हैं? किसी को आइडिया इतिहास में? पाली जगह बोल रहे हैं आप, वो पाली नहीं, वो तो आपके छत्तीसगढ़ में है ना। भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ। पाली भाषा, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था बौद्ध धर्म के प्रचार में। ये भारत की प्रथम जन भाषा थी। भारत की प्रथम जन भाषा का मतलब क्या समझे आप? ऐसी भाषा जिसको लगभग सारे लोग बोलते थे। संस्कृत जन भाषा नहीं थी। क्यों नहीं थी? सभी लोग नहीं बोलते थे। अभिजात्य वर्ग, आर्य, है ना। कभी जब आप देखे होंगे सीरियल्स तो उसमें सुने होंगे जैसे कि रामायण है ना, तो उसमें सीता माता राम जी को संबोधित करती है, हे आर्य, ये आर्य पुत्र। तो वो क्या थे? आर्य, है ना। तो जो यहाँ शासन करते थे वो क्या थे? आर्य। लेकिन बाकी जनता, है ना, अभी मैं बताया दक्षिण भारत, है ना, तो बाकी जन द्रविड़ मूल के जो थे तो वो यहाँ के मूल निवासी थे, उनकी एक अलग भाषा थी, है ना, जो आदिवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो है ना, जैसे कि हमारे यहाँ जो कुछ आदिवासी भाषाएं बोली जाती है वो आर्य भाषा परिवार से रिलेटेड नहीं है, आरोपी भाषा से रिलेटेड नहीं है, वो द्रविड़ से रिलेटेड है। जैसे कि हल्बी, वो तेलुगु से रिलेटेड है, तेलुगु से निकल के आई है या उससे साम्यता रखती है, तो वो मूल निवासी थे। तो पहले संस्कृत केवल किसके द्वारा बोली जाती थी? अभिजात्य वर्ग, संपन्न वर्ग, आर्यों के द्वारा बोली जाती थी, जिनका विस्तार सारी जगह पे नहीं हुआ था या केंद्रित थे लोग, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, ठीक है। तो संस्कृत जन भाषा नहीं थी, बड़े बड़े लोगों के द्वारा या जो पढ़े लिखे थे, अभिजात्य वर्ग के थे या जो शासन करते थे उनके द्वारा बोली जाती थी, ठीक है। तो ये पाली पहली एक भाषा थी जो एक जन भाषा थी, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती थी। और इसमें इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार कौन सी भाषा में किया? पाली भाषा में, ये पूछा जाता है। और जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लेकिन महावीर जैन ने उपयोग किया कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का, अपने धर्म के प्रचार के लिए या ग्रंथों को लिखने के लिए, अपने उपदेश देने के लिए। किसका? प्राकृत भाषा का। अब इसमें जो पाली थी वो जन भाषा थी, है ना, नॉर्मल लोग भी बोलते थे, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर दिए थे। इसलिए जो बुद्ध जी है ना, या बौद्ध धर्म है, वो आम लोगों से कनेक्ट कर पाया और इसका प्रचार ज्यादा हुआ। मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ज्यादा हुआ लेकिन जैन धर्म का कम हुआ, तो इसके पीछे रीजन है उनके धर्म प्रचार की भाषा का। बौद्धों ने धर्म प्रचार के लिए कौन सी भाषा चुनी? पाली, जो जन भाषा थी। तो उसके कारण उनका प्रचार, लोग कनेक्ट हुए उससे। अब आपसे मैं अगर यहाँ पे जर्मन में कुछ बोल के चले जाऊं तो आपको कुछ समझ आएगा मेरी बात? नहीं आएगा, क्योंकि भाषा कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से, है ना। लेकिन अब महावीर जैन या जैन धर्म के लोगों ने किस भाषा का प्रयोग किया? चाहे उपदेश देने के लिए हो, चाहे ग्रंथ लिखने के लिए, प्राकृत भाषा का। तो इसलिए वो लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पाली भाषा बौद्ध धर्म में उपयोग की गई और प्राकृत भाषा जैन धर्म में उपयोग की गई, ठीक है। फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब ही है कि उसका रूप बिगड़ जाना। भ्रंश घाटियां सुने हैं? कौन कौन सी भ्रंश घाटियां? किन नदियों के द्वारा भ्रंश घाटी बनाई जाती है? भूगोल में चलेगा भारत में, हाँ तो बोल दिए, नर्मदा और ताप्ती। इनका वेग बहुत ज्यादा होता है तो ये चट्टानों को काटती हुई चलती है। देखो, दो तरीके से काटती है नदियां, एक तो गहराई में काटेगी और एक चौड़ाई, है ना। अब समझना, अगर इनका वेग कम है तो ये किनारों को काटती है। किसको काटेंगी? मतलब फैलेंगी। अगर वेग कम है तो क्या होंगी? फैलेंगी। तो किनारा उसका क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इनका वेग ज्यादा है तो ये किनारों के नहीं, गहराई में काटेगी, है ना। और जब गहराई में काटती है तो ये वी शेप की घाटी बनाती है। किस शेप की? वी। ये गहराई में काटते जा रही है। अगर इनमें वेग कम होता तो ये चौड़ाई में काटती या किनारों पे काटती, तो चौड़ी तो होती नदी लेकिन गहरी नहीं होती। लेकिन जिनका वेग ज्यादा होता है, जैसे नर्मदा नदी, तो वो किस शेप की घाटी बनाती है? वी शेप की, जिसको भ्रंश घाटियां बोलते हैं, ठीक है। तो वो भ्रंश मतलब वो तबाही मचाते हुए चलती, काटते चलती है, ठीक है। तो ये भ्रंश मतलब एक रूप बिगड़ा, तो क्या? अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन, ठीक है। अब इधर देखिएगा ध्यान से, तो ये क्रम तो हो गया। इसके बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी से अभी की जो हिंदी है, अभी की हिंदी को हम बोलते हैं खड़ी बोली हिंदी, हिंदी या खड़ी बोली, अभी जो वर्तमान में बोली जाती है, ठीक है। वो भी क्षेत्र क्षेत्र पर डिपेंड करता है। जो खड़ी शुद्ध है वो बोली जाती है, जिसको शुद्ध माना जाता है, एमपी के साइड बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भी लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है ना, टोन बदल जाता है, कुछ शब्द बदल जाते हैं,
ठीक है। तो उसी प्रकार से हिंदी में भी जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो एमपी एरिया में जो बोली जाती है उसको माना जाता है खड़ी बोली हिंदी। ठीक है। तो वो रूप कहां से आया, तो इधर ध्यान देंगे प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी फिर 3 हिस्सों में बढ़ गई। ये प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी, अवहट्ट वो और उसका एक रूप हो गया। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको दे तो अवहट्ट को भी दे, वो हो सकता है इन चारों पे या यहीं पे खत्म कर दे। ठीक है। अपभ्रंश से, अपभ्रंश का थोड़ा रूप और बिगड़ा तो उसको अवहट्ट बोलती है। ठीक है। इधर देखिएगा, ये इधर इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर फोकस करूंगा। ठीक है। तो ये ब्रज, अवधि और फिर ये खड़ी हुई। तो आपका जो प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन स्टार्टिंग में जो हिंदी था उससे भी 3 अलग अलग निकल के आया, ब्रज, अवधि और खड़ी हुई, है ना। ब्रज मतलब कौन से क्षेत्र में बोले जाने वाली, ब्रिज। अवधि मतलब कौन से क्षेत्र में बोले जाने वाली, अयोध्या। खड़ी बोली ये आपका एमपी वाला एरिया। अब ब्रज, ब्रिज, ब्रिज में कौन, कृष्ण जी, है ना। अवधि, अयोध्या में कौन, राम जी। अभी इसको रिलेट कैसे करूंगा मैं, देखिए। ठीक है। इतिहास से कनेक्ट, है ना। भक्ति जब क्या बोलते हैं उसको, भक्ति आंदोलन जब चला, ठीक है, तो भक्ति आंदोलन चला तो ये 2 भागों में बढ़ गया। भक्ति आंदोलन क्यों चला, एक्चुअली इसके पीछे करेगा इतिहास से। जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने चूंकि, है ना, उनके में मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, है ना, उनके कॉन्सेप्ट में है धर्म में, तो उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, है ना, और मंदिरों को तोड़ा और लोगों को पूजा पाठ करने से आडंबरहीन है उनका जो धर्म है। ठीक है। मतलब ये सब चीज फालतू है ना। निराकार ब्रह्म में वो विश्वास करते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, मतलब ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है। तो उनमें भगवान को कोई फोटो नहीं होता। ठीक है। तो उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा, है ना, और मंदिरों को तोड़ा। हिंदुओं को उनके धर्म के, है ना, अपनाने में या धर्म के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसको करने से मना किया। तो आदमी परेशान, तो वो अपने धर्म को कैसे माने, तो फिर नया तरीका लाया गया क्या, भक्ति आंदोलन, कि ठीक है हम मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मन में भक्ति करेंगे। तो ये 2 भागों में बढ़ गए, है ना। एक प्रेम मार्गी शाखा और एक ज्ञान मार्गी शाखा। भक्ति आंदोलन की 2 शाखाएं, कौन कौन सी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। ठीक है। प्रेम मार्गी जिसमें भगवान को एक रूप दे दिया गया और फिर उससे प्रेम किया गया, चाहे कृष्ण का हो या राम का। और ज्ञान मार्गी में भगवान को निराकार माना गया कि उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए, प्रेम मार्गी शाखा में 2, कृष्ण भक्ति में जो लिप्त थे और एक राम की भक्ति में। तो जो कृष्ण भक्ति में लिप्त थे उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया, ब्रज, क्योंकि वो कृष्ण जी मतलब ब्रिज के थे, ब्रज के थे। ठीक है। तो भाषा कौन सी यूज की, ब्रज। जैसे कि सूरदास, मीराबाई, ठीक है, इनके द्वारा कौन सी भाषा यूज की गई, ब्रज, है ना। मीराबाई का एकांत बताइए, कोई पद याद हो तो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो केवल कौन है, गिरधर गोपाल, कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं है। जिनके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति। ठीक है। तो ये लैंग्वेज कौन सी है, ब्रज, निकली यहीं से, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी से। फिर अवधि, अवध, है ना। तो जो प्रेम मार्गी शाखा थी उनके जो कवि थे उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया, अवधि, अयोध्या, राम जी, है ना। प्रेम मार्गी शाखा में भी किनको मानने वाले, राम जी की भक्ति करने वाले। तो उन्होंने नॉर्मली, है ना, किस भाषा का उपयोग किया, अवधि का। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है, रामचरितमानस। और वाल्मीकि जी ने रामायण। नामों से स्पष्ट हो जाता है, रामायण, राम धन आयन, संधि, संधि हो रही है, संधि किसमें होती है, संस्कृत में। रामायण की रचना संस्कृत में हुई और रामचरितमानस की रचना अवधि भाषा में। ठीक है। इसका एक उदाहरण, राम के रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, एते समय सुधि भूली गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। ये अवधि भाषा है। ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ठीक है। तो ये कौन सी भाषा, अवधि। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग भाषा का ज्यादा महत्व था। ब्रज का भी एक टाइम बहुत ज्यादा महत्व था, बहुत सी रचनाएं हुई, है ना, बहुत सारे कवियों ने इसको उपयोग किया। फिर अवधि का भी बहुत महत्व था। उसके बाद में महत्व किसका बढ़ा, खड़ी बोली,
जब यहाँ अंग्रेज आए या उससे पहले मुसलमान आए तो उन्होंने ज्यादा महत्व किसको दिया? खड़ी बोली हिंदी। तो उसके बाद फिर इसका विकास चालू हुआ, खड़ी बोली हिंदी। और खड़ी बोली हिंदी का नॉर्मली प्रयोग किया इन्होंने, एक शाखा बच गई, दो भागों में बांटे थे, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी में दो, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड और राम भक्ति से रिलेटेड, एक जो बच गया ज्ञान मार्गी शाखा, है ना। तो ज्ञान मार्गी जिसमें निराकर ब्रह्म को पूजा जाता था, कबीर जी, है ना। भगवान को मानते थे क्या? नहीं, निराकर ब्रह्म में विश्वास रखते थे। तो उनके द्वारा जो लैंग्वेज यूज की गई, ठीक है, काकर मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब ले ही मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। तो ये लगभग खड़ी बोली है ना। इनमें फिर विशुद्धता आ गई और ये और अलग हो गए, लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें कुछ अंतर है ना। वो अंतर और स्पष्ट हो गया बाद में, है ना। अब आप खड़ी बोली हिंदी को स्पष्टता समझ सकते हैं। तो ये खड़ी बोली हिंदी वहां से निकल के आया, ठीक है। तो ये हो गया इसके विकास के रूप में। अब इसमें भी आप और ये जान सकते हैं कि जैसे प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी है तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से बटा, है ना। जैसे प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी का ही एक प्रकार जिसको हम बोलते हैं सौर से हिंदी। क्या बोलते हैं? सौर से। ये किस क्षेत्र हिसाब से बढ़ गया ना। देखो सब जगह हिंदी बोली है, राजस्थान में भी हिंदी बोल रहे हैं, एमपी में बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जो राजस्थान तरफ जो इस प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी की एक शाखा गई उसको बोलते थे सौर सेनी, जिसके फिर उस सौर सेनी से निकल के आई तीन भाषाएं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या गुजराती। अब वो सब मैं बताऊंगा तो ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है, इतना पर्याप्त है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ी के बारे में हम ये कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी भी हिंदी का ही स्वरूप, लेकिन वो कहां से निकल के आया, ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूं यहाँ पे। अब ये जो प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी था, इसकी एक जैसे शाखा में बोला सौर सेनी, उसी प्रकार से इसकी एक शाखा थी अर्धमागधी, जिसको पूर्वी हिंदी भी बोलते थे। अर्धमागधी कैसे, है ना, जो मगध क्षेत्र में बोली जाती थी, अर्धमागधी, मगध के आसपास बोली जाती थी। मगध में जो बोली जाती थी उसको मागधी बोलते थे, और जो स्पेशली जो मगध में बोली जाती थी वो मागधी, और मगध के आसपास तो उसको अर्धमागधी, मतलब उससे थोड़ा मिलता जुलता। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, इसलिए उसको पूर्वी हिंदी बोलते थे। भारत का अगर आपकी नक्शा मैं रफ बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मगध का क्षेत्र था, लेकिन ये हमारा पूर्वी, भारत का पूर्वी हिस्सा। तो यहाँ पे मागधी बोली जा रही है, और इस हिस्से में अर्धमागधी, या इसी को क्या बोलते थे? पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो इस पूर्वी हिंदी में फिर तीन, अवधी, बघेली और एक क्या है? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब आपको अगर छत्तीसगढ़ का क्रम पूछे, छत्तीसगढ़ी का, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, और वहां से क्या फिर छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत डीप में बता दिया, इतना ही पर्याप्त, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसके विकास क्रम के बारे में। मैं और पढ़ा दूंगा और वीडियो तो डाल दूंगा। प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी मैं भी आप लोग को बता रहा था, मैं इसको लिखाना चाह रहा था लेकिन ज्यादा हो जाएगा, नहीं लिखा है। प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जो पूरे देश में बोली जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। संस्कृत से पाली जनभाषा बन गई थी, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी, ये लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। लेकिन यही प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा रही है उसको अलग अलग नाम दे दिए। अगर यही प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जो आपके भारत के पश्चिमी हिस्से में बोली जा रही है तो उसको नाम दे दिए क्या? सौर सेनी। मैं बताया इसी आपके, मैं इसको फिर से लिखा देता हूं। ये आपका प्रारंभिक हिंदी कहां से आया ये तो पता ही है। अब इसकी कई रूप भाई प्रारंभिक, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी के भी 4-5 प्रकार हैं, पता है? हाँ, नहीं दोरली नहीं आएगा आपका, खलहाटी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना। तो जो खाले मतलब नीचे की तरफ जो बोला जाता है उसको खलहाटी छत्तीसगढ़ी, ऐसे प्रकार है। तो उसी प्रकार से इसका भी प्रारंभिक हिंदी या जो आपका प्राचीन हिंदी है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा रही है, तो उसका अलग अलग नाम दीजिए। जैसे एक था इसमें से सौर सेनी, ठीक है। तो सौर सेनी किसको बोले? जो आपका पश्चिमी क्षेत्र में बोला जा रहा है,
पश्चिमी हिंदी इसी को बोल दिए, या जो राजस्थान में बोला जा रहा है राजस्थानी, या गुजरात वाला। अब ये सारा देखो, अब गुजराती भाषा आपको अलग लगेगी, राजस्थानी अलग लगेगी, ठीक है, लेकिन वो उनका मूल क्या है, हिंदी ही है। जो प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी है, तो उसका एक रूप इस क्षेत्र में आया सौरसेनी, फिर सौरसेनी और 3 भागों में बढ़ गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसी प्रकार से था आपका अर्धमागधी। ये पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती थी, मगध के आसपास पूर्वी हिस्से में। और फिर इसके जो 3 हिस्से हुए, अवधी, बघेली, जो बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं थी। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट आपका भाषा का विकास कैसे हुआ। अब इसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं शब्दों के बारे में, है ना, कि शब्द जो है वो क्या है, तो शब्द किसको बोलेंगे, ठीक है। तो पहले शब्द किनसे मिलकर बनते हैं, वर्णों से मिलते हैं। और वर्ण क्या होता है, ध्वनि। ध्वनि के ऐसी ध्वनि, ऐसी मूल ध्वनि जिसका और खंड ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये मैं आपको बताया था, ठीक है। तो इन्हीं ध्वनियों के मेल से जो आपको वर्ण समुदाय मिलेगा, वर्ण का समुदाय मतलब एक ग्रुप, ध्वनियों के मेल से बना वर्ण समुदाय। और इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, ध्वनियों के मेल से बना सार्थक वर्ण समुदाय। सार्थक मतलब जिससे कोई अर्थ निकले, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द, है ना। देखो, ये पूछता है ना कि आपका शब्द क्या है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहेंगे, शब्द। तो ध्वनियों के मेल से